वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत है आपका टॉक ई स्पोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के शायद सबसे बड़ी डिबेट की। ई स्पोर्ट्स नेशन कप 2026 के लिए टीम इंडिया का आईजीएल कौन होना चाहिए, नकुल या फिर आरू। एक तरफ है टीम सोल के कप्तान नकुल, जिन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर इंडियन बीजीएमआई में अपनी अलग ही पहचान बना ली है, और दूसरी तरफ है ओरंगुटन के मास्टरमाइंड आरू, जिन्होंने एक ऐसी टीम को चैंपियन बनाया दोस्तों जिसको कभी चोकर्स बोला जाता था। दोनों के सपोर्टर्स अलग हैं, दोनों के अचीवमेंट्स अलग हैं, दोनों की लीडरशिप स्टाइल अलग है, लेकिन टीम इंडिया को सिर्फ एक कप्तान मिल सकता है। तो आज हम फैन बेस के हिसाब से नहीं, फैक्ट्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ईएनसी 2026 के लिए टीम इंडिया का असली आईजीएल कौन डिजर्व करता है। और बिलीव मी दोस्तों, जितना आप सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा क्लोज एक कंपैरिजन होने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कंपैरिजन सिर्फ ट्रॉफीज का नहीं होने वाला। और वैसे भी अगर सिर्फ ट्रॉफीज ही देखनी होती तो वीडियो तो 2 मिनट में खत्म हो जाता ना। एक आईजीएल को जज किया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी से, उसकी प्रेशर हैंडलिंग से, उसकी एडेप्टेबिलिटी से, उसकी लीडरशिप से, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके डिसीजन मेकिंग से। इसीलिए हम दोनों कैप्टन्स को कंपेयर करेंगे हर मेजर ऑफिशियल टूर्नामेंट में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देखेंगे, टीम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, कॉलिंग स्टाइल भी कंपेयर करेंगे, और एंड में बताएंगे कि ईएनसी 2026 के लिए टीम इंडिया का कप्तान कौन डिजर्व करता है। कंपैरिजन की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से नकुल की आईजीएल जर्नी ऑफिशियली शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पहले टीम सोल को लीड नकुल नहीं कर रहे थे। इसीलिए हम दोस्तों BGIS 25 और उससे पहले के इवेंट्स को काउंट नहीं करेंगे। फेयर कंपैरिजन होने वाला है जहां दोनों कैप्टन्स सेम टाइमलाइन में कंपेयर किए जा सकें। तो सबसे पहला टूर्नामेंट था BGMS 2025। ये नकुल का पहला मेजर टूर्नामेंट था एज अ फुल टाइम आईजीएल। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक प्लेयर जो पहले प्राइमरली असॉल्ट रोल में था, उसके ऊपर अचानक से टीम सोल जैसी प्रेशर वाली ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टनसी का प्रेशर आ जाता है। नॉर्मली किसी भी प्लेयर को सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन नकुल ने पहले ही इवेंट में सभी को सरप्राइज कर दिया। टीम सोल ने टूर्नामेंट को 3rd प्लेस पे फिनिश किया और पोडियम सिक्योर किया। दूसरी तरफ आरू की ओरंगुटन 7th प्लेस पे रही। अगर सिर्फ स्टैंडिंग्स देखी जाए तो पहला राउंड क्लियरली नकुल जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है दोस्तों। दोनों टीम्स के बीच सिर्फ 16 पॉइंट्स का डिफरेंस था। मतलब ओरंगुटन भी उतनी बुरी नहीं खेली थी जितना फाइनल स्टैंडिंग्स को देखकर लगता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी और ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। आई मीन ये कंपैरिजन, नकुल ने 52 मैचेस में 53 फिनिशेस निकाले यानी 53, जबकि आरू ने भी 56 मैचेस में एग्जैक्टली सेम 53 फिनिशेस निकाले। यानी फ्रैगिंग के मामले में दोनों बिल्कुल नेक टू नेक थे। पहला टूर्नामेंट था, पहली कैप्टनसी थी, और नकुल ने पोडियम देकर अनाउंस कर दिया कि टीम सोल को नया लीडर मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों आता है BMSD 2025, और यहीं से इस राइवलरी का असली चैप्टर शुरू होता है। BGMS में नकुल ने पोडियम लिया था, लेकिन BMSD में आरू ने जवाब दिया। ओरंगुटन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। अब ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये ओरंगुटन की पहली बड़ी ऑफिशियल चैंपियनशिप थी। इसी टूर्नामेंट के थ्रू टीम ने PMGC के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करी, और फाइनली लोगों ने ओरंगुटन को एक चैंपियनशिप विनर रोस्टर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ नकुल ने फिर से कंसिस्टेंसी दिखाई और टीम सोल को कंसेक्यूटिव दूसरा पोडियम दे दिया। दोस्तों सोचिए, पहले 2 टूर्नामेंट्स और दोनों में पोडियम। किसी भी नए आईजीएल के लिए ये छोटी बात नहीं होती। इंडिविजुअल नंबर्स देखे जाए यहाँ पे, तो यहाँ नकुल और भी अग्रेसिव नजर आए। ग्रैंड फाइनल्स के 18 मैचेस में नकुल ने 25 फिनिशेस निकाले, जबकि आरू के नाम सिर्फ 14 फिनिशेस थे। यानी यहाँ पर इंडिविजुअल इंपैक्ट के हिसाब से नकुल बेटर थे। लेकिन जब बात टाइटल की आती है, ट्रॉफी ओरंगुटन के पास गई। और दोस्तों ई स्पोर्ट्स में एंड ऑफ द डे ट्रॉफी ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होती है, इसलिए BMSD का राउंड क्लियरली आरू के नाम जाता है। ओके, फिर आया BMIC 2025, और यही वो टूर्नामेंट था जहां दोनों कैप्टन्स को पहली बार इंटरनेशनल पोजीशन के अगेंस्ट खुद को प्रूव करना था। कोरिया और जापान की स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट ये देखना था कि किस कैप्टन की कॉलिंग ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ऑनेस्टली कहें तो ये इवेंट दोनों के लिए एवरेज रहा। टीम सोल ने 9th पोजीशन पे फिनिश किया और ओरंगुटन ने 10th पे, सिर्फ 1 पोजीशन का डिफरेंस। और यहाँ किसी भी कैप्टन को क्लियर विनर मुश्किल है कहना। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फिर से दोस्तों नकुल के फेवर में चली गई। आरू ने पूरे ग्रैंड फाइनल्स में सिर्फ 5 फिनिशेस निकाले, जबकि नकुल ने 23 निकाले। डिफरेंस देखिए, 5 वर्सेस 23। यानी इंटरनेशनल स्टेज पे भी नकुल का इंडिविजुअल इंपैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन टीम रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही था, इसीलिए BMIC को ओवरऑल ड्रॉ माना जा सकता है। बढ़िया है ना। लेकिन थोड़ा सा एज डेफिनेटली नकुल को मिलता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने फ्रैगिंग में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। और यहीं तक आते आते एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। पहले 3 टूर्नामेंट्स में नकुल की फ्रैगिंग कंसिस्टेंटली आरू से बेटर रही। BGMS में फिनिशेस सेम थे, BMSD में नकुल क्लियरली आगे थे, BMIC में भी नकुल ने आरू को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया।
मतलब अगर सिर्फ असॉल्टिंग और फायर पावर की बात करें तो शुरुआती फेज में नकुल का ग्राफ थोड़ा ऊपर है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती ना, क्योंकि असली टेस्ट अभी बाकी था। आगे आने वाले 2 टूर्नामेंट सिर्फ ट्रॉफीज डिसाइड नहीं करने वाले थे, बल्कि ये भी डिसाइड करने वाले थे कि प्रेशर के टाइम किस कैप्टन का असली लेवल क्या है। एक तरफ नकुल का चैंपियनशिप रन था और दूसरी तरफ आरू के कमबैक की मास्टर क्लास। और बिलीव में दोस्तों, BGIS 26 और BMPS 26 के बाद शायद आपका ओपिनियन पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं BGIS 26 और BMPS 26, जहां दोनों कैप्टन्स ने बिल्कुल अपोजिट स्टोरीज लिखी। अब आते हैं BGIS 26 पे। ऑनेस्टली दोस्तों, अगर कोई टूर्नामेंट था जिसने नकुल को इंडिया के बेस्ट आइजल की रेस में ऑफिशियली डाल दिया तो वो BGIS 2026 ही था। टीम सोल ने सिर्फ टूर्नामेंट जीता नहीं था, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इवेंट को डोमिनेट किया था। ग्रुप स्टेजेस से लेकर ग्रैंड फाइनल्स तक सोल हर लॉबी में कंट्रोल में दिखी। नकुल की कॉलिंग इतनी क्लिनिकल थी कि उनकी टीम्स अननेसेसरी फाइट्स नहीं लेती थी। जोन प्रेडिक्शंस, लेट गेम पोजीशनिंग और जब फाइट लेनी होती थी तब पूरा स्क्वाड एक साथ एग्जीक्यूट करता था। इसी वजह से टीम सोल चैंपियन बनी। दूसरी तरफ ओरंगुटन का टूर्नामेंट भी खराब नहीं था, बल्कि दोस्तों लास्ट डे पे आरू ने एक और कमबैक स्टोरी लिखी थी। टीम ने फाइनल डे पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया और सीधे तीसरे पे फिनिश किया। लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो ट्रॉफी तो सोल के पास गई और पोडियम का टॉप स्टेप ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। इसीलिए BGIS 26 का राउंड क्लियरली नकुल के नाम जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी नकुल ने यहाँ इंप्रेस किया था। ग्रैंड फाइनल्स के 18 मैचेस में उन्होंने 17 फिनिशेस निकाले थे, जबकि आरू के नाम 15 थे। डिफरेंस बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन लीडरशिप अवार्ड्स में भी नकुल को बेस्ट आइजल माना गया, जबकि आरू 4th पोजीशन पे थे। और दोस्तों, उस वक्त शायद ही किसी को डाउट था कि नकुल इंडिया के हॉटेस्ट कैप्टन्स बन चुके हैं। सिर्फ कुछ ही महीनों में BGMS पोडियम, BMSD पोडियम और अब BGIS ट्रॉफी। किसी भी नए आइजल के लिए ये अनरियल कंसिस्टेंसी थी। लेकिन ई स्पोर्ट्स का सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है पता है? फॉर्म परमानेंट नहीं होती, और इसी वजह से आता है BMPS 2026, जहां दोनों कैप्टन्स की कहानी एकदम उलट गई। BMPS 2026 शायद नकुल के करियर का सबसे डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट था। यार, जो टीम सोल पिछले 6 महीनों से इंडिया को डोमिनेट कर रही थी, वही टीम जयपुर के ग्रैंड फाइनल्स में कंप्लीटली दिखी नहीं कहीं पे। ऐसा लगा रोटेशंस काम नहीं कर रहे थे, मिड गेम डिसीजंस वीक लग रहे थे। जो सोल यूजुअली सर्कल्स को कंट्रोल करती थी, वही बार बार जोन के बाहर फाइट लेती दिखी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि टीम सोल सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती रही। फाइनल स्टैंडिंग्स में टीम ने 13वां प्लेस फिनिश किया। सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं गई, बल्कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का स्लॉट भी निकल गया हाथ से। और यहीं से पिक्चर की दूसरी साइड शुरू होती है। जब सोल स्ट्रगल कर रही थी, तब आरू फिर वही कर रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कमबैक। ओरंगुटन के पहले 2 दिन ऑनेस्टली एवरेज रहे। टीम 14th पोजीशन पे चल रही थी और लग रहा था कि EWC का क्वालिफिकेशन अब सपना रह जाएगा। लेकिन फाइनल डे पे आरू ने दोस्तों फिर एक मास्टर क्लास दिखाई। ओरंगुटन ने सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि एग्जैक्टली उस वक्त परफॉर्म किया जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। टीम ने लास्ट डे पे 65 पॉइंट सिक्योर किए और सीधा 6वीं पोजीशन हासिल कर ली। और इसी कमबैक की वजह से ओरंगुटन KIE रैंकिंग्स में दोस्तों टीम सोल को क्रॉस कर गई और सीधा मिल गया ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का स्लॉट। और शायद इसी एक टूर्नामेंट ने दोनों कैप्टन्स के परसेप्शन को पूरी तरह बदल दिया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पूरा BMPS देखा जाए तो नकुल के नाम 42 मैचेस में 34 फिनिशेस थे और आरू के नाम 31। मतलब ओवरऑल टूर्नामेंट में नकुल की फ्रैगिंग फिर भी थोड़ी बेटर थी। लेकिन जब बात आती है ग्रैंड फाइनल्स की, तो पिक्चर कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। जयपुर के ग्रैंड फाइनल्स में आरू ने 18 मैचेस में 14 फिनिशेस निकाले, जबकि नकुल सिर्फ 6 फिनिशेस कर पाए। और यही एक स्टैट बहुत कुछ बता देता है। याद है BMIC 2025 में हमने क्या बोला था? वहां पर आरू ने सिर्फ 5 फिनिशेस निकाले थे और नकुल ने 23। तब लग रहा था कि नकुल इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही आगे निकल चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे टूर्नामेंट्स बढ़ते गए और पिक्चर भी बदलती गई। BMPS ग्रैंड फाइनल्स में नकुल ने सिर्फ 6 फिनिशेस निकाले। मतलब एक पैटर्न नजर आता है कि शुरुआत में नकुल की फ्रैगिंग आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ा, उनकी इंडिविजुअल फ्रैगिंग थोड़ी डिक्लाइन हो गई। ये क्रिटिसिज्म नहीं है दोस्तों, ये बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि जब एक असॉल्ट प्लेयर IGL बनता है तो नेचुरली उसका फोकस सिर्फ किल्स पे नहीं रहता, उसको जोन्स, रोटेशंस, यूटिलिटीज और पूरा टीम मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आरू का एक्सपीरियंस काम आता हुआ दिखाई दिया। वो भी कभी एक अग्रेसिव असॉल्टर थे, लेकिन जब उन्होंने
लीडरशिप संभाली, धीरे धीरे उन्होंने अपनी गेम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज आरू शायद लॉबी के सबसे फ्लैशी प्लेयर नहीं है, लेकिन वो उन कैप्टन्स में से एक जरूर हैं जो पूरे टूर्नामेंट को पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। इसी वजह से ओरंगुटन बार बार खराब स्टार्ट के बाद भी बढ़िया तरीके से कमबैक कर लेती है। और इसी पॉइंट पे आकर दोस्तों कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ है नकुल, जिन्होंने सिर्फ 1 साल में पोडियम्स, ट्रॉफीज और बेस्ट आईजल का अवार्ड जीता। दूसरी तरफ है आरू, जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा कैप्टनसी करी है, ओरंगुटन को चोकर से चैंपियन बना दिया, पीएमजीसी क्वालिफाई करा दिया और अब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करा दिया। तो फिर सवाल यही है, अगर दोनों इतने सक्सेसफुल हैं तो टीम इंडिया का कैप्टन कौन होगा? उसका आंसर ट्रॉफीज या स्टैट्स में नहीं छुपा है दोस्तों, वो छुपा है उनके लीडरशिप स्टाइल में। पार्ट 3 में हम कंपेयर करेंगे आरू और नकुल की कॉलिंग स्टाइल, लीडरशिप फिलॉसफी, प्रेशर हैंडलिंग, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और फाइनली देंगे अपना वर्डिक्ट कि ई स्पोर्ट्स नेशन कप 2026 में टीम इंडिया की कैप्टनसी किस प्लेयर को मिलनी चाहिए। वेल, अब अगर सिर्फ ट्रॉफीज और स्टैंडिंग्स देखते रहेंगे तो ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए अब बात करते हैं दोनों कैप्टन्स की असली पहचान की, यानी उनकी लीडरशिप क्वालिटी स्टाइल की। क्योंकि हर कैप्टन की एक अलग ही सोच होती है और वही सोच उसकी टीम को डिफाइन करती है। अगर नकुल की बात करें तो उनकी कैप्टनसी का सबसे बड़ा हाईलाइट है डोमिनेशन। ये कैप्टन दोस्तों सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए नहीं खेलता, ये लॉबी को कंट्रोल करना चाहता है। टीम सोल का गेम प्ले देखो तो जब भी ये मोमेंटम में होते हैं तो लिटरली दूसरी टीम्स को स्पेस ही नहीं देते। रोटेशंस टाइम पे फाइट्स कोऑर्डिनेटेड और लेट गेम में सोल की पोजीशनिंग देखकर समझ आ जाता है कि प्लानिंग कितनी स्ट्रांग होती है। और नकुल की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि उन्होंने सिर्फ 1 साल में टीम सोल को इंडिया की मोस्ट डोमिनेंट टीम बना दिया। और ये काम किसी भी आईजीएल के लिए आसान नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ आरू की अप्रोच बहुत ही अलग है। आरू डोमिनेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे भरोसा करते हैं। अगर ओरंगुटन का कोई दिन खराब भी चला जाए तो आप रेयरली देखोगे कि टीम कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है। ये टीम हमेशा कमबैक करती है। BGIS 26 में कमबैक, BMPS 26 में कमबैक और इससे पहले भी कई टूर्नामेंट्स में ओरंगुटन ने लास्ट डे पे मोमेंटम पकड़कर स्टैंडिंग्स बदली है। तो ये सिर्फ प्लेयर्स की वजह से नहीं होता, ये कैप्टन की सोच की वजह से होता है। आरू पैनिक नहीं करते, वो टूर्नामेंट को लॉन्ग फॉर्मेट में देखते हैं। अगर पहला दिन खराब भी हो गया तो दूसरे दिन रिसेट, अगर दूसरा दिन भी एवरेज रहा तो तीसरे दिन तो पक्का कमबैक है। और इसी वजह से ओरंगुटन को आज इंडिया की मोस्ट कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक माना जाता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है जो शायद लोग नोटिस नहीं करते। आज दोनों इंडिया के बेस्ट आईजल्स हैं, लेकिन दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सेम रही। दोनों कभी असॉल्टर्स हुआ करते थे। आरू भी पहले अग्रेसिव फ्रैगर थे और बाद में उनको कप्तानी मिली। नकुल भी एक असॉल्टर थे, लेकिन जब मान्या टीम से चले गए और टीम सोल के पास कोई एक्सपीरियंस्ड आईजल नहीं मिला तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। नकुल ने नई स्क्वाड बनी, नए रोल्स बने और देखते देखते पोडियम्स, ट्रॉफीज और बेस्ट आईजल का अवार्ड आ गया। किसी भी फ्रैगर के लिए अपना पूरा गेम प्ले चेंज करके कप्तान बनना बहुत ही मुश्किल होता है और दोनों ने ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली किया है। अब दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आरू काफी आगे निकल जाते हैं। नकुल को आईजलिंग करते हुए लगभग 1 साल हुआ है, जबकि आरू 2 साल से भी ज्यादा टाइम से ओरंगुटन को लीड कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल स्टेज पे भी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पीएमजीसी खेल चुके हैं और अब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 भी खेलेंगे। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में प्रेशर दोस्तों कंप्लीटली अलग होता है। लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंट प्ले स्टाइल्स, कोरिया, ब्राजील, थाईलैंड और यूरोप की टीम्स, और इन सब का एक्सपीरियंस आरू के पास ऑलरेडी है। ये एडवांटेज भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर करंट फॉर्म देखें तो नकुल को भी अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। मिड 25 से लेकर BGIS 26 तक जिस स्पीड से उन्होंने टीम सोल को ऊपर उठाया है वो भी इग्नोर कर नहीं सकता कोई भी। कैसे करेगा? BGMS में पोडियम, BMSD में पोडियम, BGIS चैंपियनशिप, बेस्ट आईजीएल अवार्ड और पूरी टीम का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर BMPS 26 का कोलैप्स ना होता तो शायद आज ये डिबेट होती नहीं, ये वीडियो बनती नहीं, सभी डायरेक्टली नकुल के नाम ले रहे होते हैं। लेकिन ई स्पोर्ट्स इसीलिए ब्यूटीफुल है दोस्तों, एक टूर्नामेंट कभी कभी पूरा नजरिया बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो वही रह गया जिस पे वीडियो बनाई, ENC 26 के लिए टीम इंडिया का कैप्टन किसको होना चाहिए। देखिए दोस्तों, टीम इंडिया और क्लब टीम में बहुत ही डिफरेंस होता है। टीम सोल में नकुल उन प्लेयर्स को लीड करते हैं जिनके साथ वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। ओरंगुटन में भी आरू अपनी फिक्स्ड सिस्टम के साथ रोज काम करते हैं। लेकिन टीम इंडिया में ऐसा नहीं होगा। वहाँ सभी अलग अलग ऑक्स से स्टार प्लेयर होंगे। वहाँ कैप्टन्स को सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, पर्सनालिटीज भी मैनेज करनी होंगी। हर प्लेयर का कंफर्ट जोन अलग होता है, वो देखना होता है। हर प्लेयर का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है और इसी वजह से अडेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बन जाती है। और अगर हमारी पर्सनल चॉइस पूछोगे दोस्तों तो करंट सिनेरियो में टीम इंडिया की कैप्टनसी आरू को देंगे हम। इसका रीजन ट्रॉफीज नहीं है, रीजन है एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी और अडेप्टेबिलिटी। 2 साल से ज्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर, PMGC एक्सपीरियंस, EWC क्वालिफिकेशन,
और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में कमबैक करने की एबिलिटी। आरू ने बार बार प्रूव किया है कि जब सब कुछ खराब लग रहा होता है तब भी वो टीम को वापस रेस में लेकर आ सकते हैं, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में दोस्तों ये क्वालिटी बहुत ही मायने रखती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है कि नकुल पीछे है, बिल्कुल नहीं। अगर टीम इंडिया मैनेजमेंट अग्रेसिव, स्ट्रक्चर्ड और डोमिनेशन बेस्ड गेम प्ले देखना चाहती है तो नकुल भी इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सिर्फ 1 साल में दोस्तों उन्होंने जो अचीव किया वो बहुत ही कम कैप्टन्स कर पाते हैं, और ऑनेस्टली मुझे पूरा भरोसा है कि BMPS 26 उनके करियर का एंड नहीं बल्कि एक लर्निंग पॉइंट होगा। ग्रेट कैप्टन्स को उनकी ट्रॉफीज डिफाइन नहीं करती, उनका कमबैक डिफाइन करता है। और शायद इसी वजह से आज इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक नहीं 2 वर्ल्ड क्लास आइजल्स हैं। एक डोमिनेशन सिखाता है और दूसरा कंसिस्टेंसी। एक प्रेशर बनाता है, दूसरा प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। और जब टीम इंडिया बनेगी, चाहे कैप्टन आरू हो या नकुल, एक बात तो पक्की है दोस्तों, इंडिया के पास कप्तानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अब डिसीजन आपका है। ई स्पोर्ट्स नेशन कप 26 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसको होना चाहिए आपकी तरफ से, आरू या नकुल? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड ई स्पोर्ट्स एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।